हमारे घर के पास एक 60 साला बुढ़ा अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी लगभग 22 साल की होगी, तो छोटी लगभग 12-13 साल की होगी। ये लोग कुछ ही दिन पहले हमारे मोहल्ले में किराए पर रहने आए थे। उन लोगों को देखकर लगता था कि जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं। उस बूढ़े बाबा की पत्नी नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी उसे देखता अपनी आंखें झपकाना भूल जाता था। उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी उसकी लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर जाता, तो वो लोगों को धक्के मार कर घर से निकाल देता था। और वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही सावधान रहा करता था। आज तक उसकी बेटियों को किसी ने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं देखा था। वो हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करके रखता था। स्कूल कॉलेज के अलावा वो अपनी बेटियों को कहीं नहीं भेजता था। एक बार मेरी नज़र उसकी बड़ी बेटी पर पड़ी थी, तो वो मुझे बहुत ही चुप चुप और उदासी लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं उस लड़की से बात करूं, उससे दोस्ती करूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मुझे लगता है मुझे साथ वाली कोमल से बात करनी चाहिए। उसका बूढ़ा बाप उसे घर में कैद करके रखता है। वो बेचारी कितनी उदास रहती है। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगी तो कम से कम उसकी तन्हाई तो कुछ हद तक कम हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। कहने लगी, खबरदार जो तुम उसके घर गईं और उसे बोली, ये लोग मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। कुछ लोगों ने तो इसकी बेटी का रिश्ता मांगा तो इसने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को भी अपने घर आने नहीं देता। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैंने आस पड़ोस में भी सुन रखा था कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं। पड़ोस वाली आंटी तो कहने लगी, मुझे तो लगता है कि इन दोनों का बाप बेटी का रिश्ता है ही नहीं। इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। नहीं तो खुद सोचो, कोई बाप अपनी जवान बेटी को इस तरह कैद करके क्यों रखेगा। हालांकि छोटी बेटी तो हर जगह आती जाती रहती है, बस वो बड़ी बेटी को ही कैद करके रखता है। आंटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। आंटी फिर हवा में हाथ लहराते हुए कहने लगी, अरे बेटा, जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों से दूर ही रहना। आजकल का जमाना बहुत खराब है, कह नहीं सकते, सगे रिश्तों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आंटी की बातें सुनकर अब मेरी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उन लोगों के बारे में जानना चाहा, उससे मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि आखिर कोमल इतनी उदास और घर के अंदर बंद होकर क्यों रहती है। एक दिन मैं कोमल के घर के सामने से गुजर रही थी, तो मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से वहीं पर रुक गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, तो अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से गेट पर दस्तक दे दी। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा बाबा दरवाज़ा खोलने आया था। मुझे देखते ही गुस्से से बोला, क्या बात है लड़की, क्या चाहिए तुम्हें। मैं पहले तो थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अंकल, आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को मदद की ज़रूरत ना हो। बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे कि लड़की, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, और अच्छा होगा तुम हमारे घरेलू मामलों से दूर ही रहो। हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर बूढ़े बाबा ने मेरे मुंह पर ही खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि कैसा बदतमीज इंसान है। आखिर मैं उससे कुछ लेने तो नहीं गई थी, बस उसकी मदद करनी ही तो गई थी। मैं घर वापस आ गई और अपनी माँ को ये सारी बातें बताईं, तो मेरी माँ उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगीं। कहने लगीं, क्या ज़रूरत थी तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की। मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखा था कि उन लोगों से दूर रहना, फिर भी तुम्हारी अकल में बात नहीं आती। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि बेकार की हमदर्दियाँ बटोरने की तुम्हारी बेटी को बहुत ही गलत आदत है। इसको छुड़वाओ, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश तो हो गई और अपने कमरे में चली आई। लेकिन मम्मी की इतनी नसीहतों के बाद भी मेरे ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि मैं कोमल से दोस्ती करके रहूँगी और उसके घर के क्या हालात हैं वो जानकर रहूँगी। क्या पता मैं उसके कुछ ना कुछ मदद कर सकूँ, उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ला सकूँ। एक दिन मैं अपनी सहेली रिया के घर गई हुई थी। उसका घर उसी मोहल्ले में था। मैंने रिया से कहा, चलो ऊपर छत पर चलते हैं। रिया और मैं ऊपर छत पर आ गए। कोमल और रिया का घर आपस में जुड़ा हुआ था।
रिया की छत से कोमल का आंगन साफ दिखाई देता था और ये देखकर मैं एकदम से खुश हो गई। मेरे चेहरे पर खुशी देखकर रिया मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। बोली, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मैंने रिया को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि अब मैं कोमल से दोस्ती कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर रिया ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, पागल लड़की, इस मामले से दूर रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा, इसमें अजीब क्या है? मैं तो बस कोमल से दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। तुमने ध्यान नहीं दिया वो कितना उदास रहती है? हर समय उसकी आंखें लाल रहती हैं, जैसे वो रोती रही हो। रिया कहने लगी, वही तो तुम्हें समझा रही हूँ, पागल लड़की। क्या पता वो दोनों बाप बेटी ना हो, पति पत्नी हो, और वो इसीलिए अपनी पत्नी को लोगों से छुपा कर रखता हो, जिससे कि लोग उस पर उंगली न उठाएं कि उसकी पत्नी कितनी कम उम्र की लड़की है, बिल्कुल उसकी बेटी लगती है और वो उसका बाप लगता है। इसीलिए वो कोमल को किसी से मिलने जुलने नहीं देता होगा। रिया की बात सुनकर मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई थी। मैंने कहा कि नहीं रिया, मैंने उस लड़की को जोर जोर से एक बार रोते सुना था। मुझे लगता है जरूर ये लड़की किसी परेशानी में है, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं इसको इतना उदास नहीं देख सकती। रिया मुझे समझाने लगी कि देखो, अगर हम इस मामले से दूर ही रहें वही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। अभी मैं और रिया ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कोमल मुझे अपने आंगन में नजर आई। मैंने जल्दी से रिया को इशारा किया कि देखो, कोमल अपने आंगन में कुछ काम कर रही है, यही अच्छा मौका है, हम उससे बात कर सकते हैं। रिया पहले तो मुझे समझाने लगी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो रिया गुस्से से पैर पटकते हुए ये कहकर चली गई कि तुम ही उससे बात करो, मुझे उस सनकी बुड्ढे से अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। रिया के जाने के बाद मैंने कोमल को इशारा किया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसे लगा कि मैं उससे कुछ बात करने वाली हूँ, तो वो जल्दी से घर के अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बोली, कोमल, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कुछ सोचकर कोमल ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आ गई। वो मेरे पास आई, मैंने उसे हेलो किया। मेरे हेलो का जवाब देकर उसने पूछा कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बहुत ही दुखी लगती हो और तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि तुम रोती रहती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहा, मेरी मदद करके क्यों खुद को परेशान करना चाहती हो? मैंने हैरत से कोमल को देखा। मैंने कहा कि किसी की मदद करके कोई परेशान नहीं होता, बल्कि उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि उसने किसी मजबूर की मदद की है, और भगवान भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करके कोई परेशान नहीं होने वाली। तुम चाहो तो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी गैर इंसान को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर कोमल हल्के से मुस्कुरा दी थी। फिर बोली, मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ। कभी कभी लगता है कि पापा ने मुझे घर में कैद करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि पापा ने मुझे घर में कैद करके बहुत अच्छा किया। मैं इसी काबिल हूँ, मेरी यही सज़ा होनी चाहिए। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे जीने का ही अधिकार नहीं है। कोमल की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कोमल तो पहेलियाँ बुझा रही थी। मेरे पास समय बहुत कम था। उसका सन की बाप किसी भी समय आ सकता था। तभी मुझे रिया की आवाज़ कानों में सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी आई हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं जल्दी से कोमल को बाय बोलकर नीचे आ गई, और मम्मी के साथ घर वापस आकर भी मैं यही सोच रही थी कि आखिर कोमल से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो वो खुद से ही नाराज़ है। मैंने सोचा कि मुझे कोमल के घर जाकर ही उससे बात करनी चाहिए। जब उसका बाप घर पर नहीं होगा, तभी मैं रिया के घर से होती हुई उसके घर चली जाया करूँगी। अगले दिन मैं फिर रिया के घर गई। मैंने छत पर जाकर देखा तो कोमल आंगन में चारपाई डालकर बैठी हुई थी, लेकिन आज भी वो रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर छत तक आ रही थी। वो अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी और ऐसे करा रही थी जैसे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से उसे आवाज़ दी। उसने मेरी तरफ देखा और इशारे से कहा कि वो ऊपर छत पर नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो नीचे मेरे पास आ जाओ। मैं जल्दी से छत से होती हुई उसके पास आ गई। वो अभी अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, कोमल, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मेरी बात सुनकर उसके मुंह से बहुत ही मुश्किल से शब्द निकले थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। उसने कहा कि हाँ, मेरे पेट में इस समय बहुत दर्द है, और ये दर्द अब मेरी जान के साथ ही जाएगा।
उसके दुख भरे शब्द सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, कोमल, दुनिया में हर दर्द का इलाज है, तो मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यूं अकेले घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनकर कोमल रोते हुए बोली कि तुम मेरे लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। मैंने अपने पापा का विश्वास तोड़ दिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कौन सा जुर्म किया है तो वो जीते जी मर जाएंगे। मेरे पापा बहुत ही सदाचारी इंसान हैं। आज तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे नेक इंसान दुनिया में कम ही मिलते हैं। वो हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हम पर बहुत ही गर्व है। लेकिन मुझ जैसी बदकिस्मत बेटी भगवान किसी को न दे। तुम बस भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे माफ़ कर दें और मेरे पापा को ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि वो अपनी ज़िंदगी के बीते दुखों को भूल जाएं। मेरे पापा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। अब तक उसके पेट का दर्द कुछ कम हो चुका था, क्योंकि मेरे आने से कुछ ही देर पहले उसने दवा खाई थी, जिसका असर अब हो चुका था। अब वो थोड़ी ठीक लग रही थी। वो मुझे अंदर कमरे में लेकर चली आई। मुझे कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं उसका सन की बाप ना आ जाए, या फिर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ कोमल के घर आई हूँ, तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। कोमल का कमरा देखकर मैं दंग रह गई। उसकी अलमारी में बहुत ही महंगे महंगे कपड़े लटक रहे थे। जूते चप्पलों की भरमार थी। इतने महंगे महंगे सैंडल मैंने आज तक नहीं देखे थे। वो लोग देखने में तो बहुत ही गरीब लगते थे, लेकिन कोमल की जब अलमारी खुली और मेरे सामने कोमल का जब सामान आया तो मैं दंग रह गई थी। हालांकि कोमल ये महंगे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। वो हमेशा बहुत ही सिंपल से सादा कपड़ों में रहती थी। मैंने कोमल से कहा, जब तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े हैं तो तुम ये पुराने से कपड़े क्यों पहनकर रखती हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा दुख उभर आया था और कुछ ही देर में उसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। रोते हुए कहने लगी, इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से नफरत होती है, दहशत होती है मुझे। ये कपड़े मुझे कांटों की तरह चुभते हैं, इसलिए मैं ये कपड़े नहीं पहनती। तुम चाहो तो इनमें से कुछ सामान ले जा सकती हो, ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं कोमल का सामान लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो मैंने एक सूट उठा लिया। फिर कोमल बोली, तुम इसे जरूर पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे आखिरी बार देखने जरूर आना। कोमल की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी और कहा, चुप करो कोमल, ऐसी उदासी भरी बातें मत करो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम अभी से ऐसी बातें लेकर बैठ गई हो। तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान सारा समय एक जैसा नहीं रखता। अगर भगवान ने दुख दिया है तो वो सुख भी जरूर देगा। बस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर कोमल खामोशी से नीचे फर्श को घूरती रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उठी और अलमारी के पीछे लगे एक छोटे से ड्रॉर को खोला। उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और बड़े से एनवलप में डालकर उसने मुझे वो डायरी थमा दी और बोली, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो ये डायरी तुम मेरे पापा को दे देना। मुझे कोमल की बातें बहुत ही ज़्यादा हैरानी में डाल रही थीं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था। मैं उससे और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी। तभी बाहरी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। मैंने जल्दी से सामान उठाया और ऊपर छत से होती हुई रिया की छत पर आ गई। मैं बहुत ही उत्सुकता से उस डायरी को देख रही थी। पता नहीं उस डायरी में ऐसा क्या था जो कोमल ऐसी बातें कर रही थी। भला कोमल के न रहने पर ही ये डायरी उसके पापा को क्यों मिलनी चाहिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था। मुझे कोमल को लेकर डर महसूस हो रहा था, कहीं कोमल की जान को खतरा तो नहीं। मैं घर आई तो मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना महंगा सूट देखा तो हैरानी से पूछा, नेहा, इतना महंगा सूट कहाँ से ले आई? तुम तो घर से पैसे लेकर भी नहीं गई थी जो बाहर से खरीद कर ले आई। मैं अपनी माँ से कुछ भी छुपा नहीं सकती थी। वैसे भी आज तक मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाया था, इसलिए मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। बस वो डायरी वाली बात छुपा ली। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने अपना सिर पीट लिया था और गुस्से से बोली, नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम उस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। और आज तो तुम उसके घर तक पहुंच गई और उसने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया। और उस लड़की की बातें कितनी अजीब हैं। भगवान न करे उसे कल को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? अगर तुम उसके किसी मामले में फंस गई तो हम तो कहीं के ना रहेंगे।
वो लड़की कितनी उदासीनता भरी बातें करती है। उसे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है। उस लड़की की बातें सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। खबरदार, कल से तुम उसके घर गई तो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं मम्मी को समझाने लगी, मम्मी आप कितनी खुदगर्ज हैं। वो लड़की किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और आप हैं कि मुझे उससे मिलने देना नहीं चाहती। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो उसकी मदद करने मोहल्ले में भी आगे कोई नहीं बढ़ेगा। अगर उस लड़की को कल कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने मुझ पर बहुत ही सख्ती से पाबंदी लगा दी और मुझे उसके घर जाने से मना कर दिया। अब मैं बहुत पछताई कि मुझे अपनी माँ को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थीं। कम से कम मैं कोमल से मिल तो सकती थी और ये जान सकती थी कि कोमल को क्या परेशानी है। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए थे और फिर मुझे वो खबर मिल ही गई जिसकी मुझे आशंका थी। कोमल के पेट में बहुत तेज दर्द उठा था और इसी तेज दर्द के चलते उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती थी कि कोमल की मौत का जिम्मेदार उसके पेट का दर्द था। मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें बना रहे थे कि भला जवान लड़की इस तरह अचानक बिना किसी वजह के कैसे मर सकती है। जरूर उसकी मौत के पीछे उसका बूढ़ा बाप जिम्मेदार है। लेकिन मैंने अपने होंठ सी लिए थे। मैंने किसी को कोमल के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन कोमल के जाने का मुझे बहुत दुख था। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लड़की थी। लेकिन पता नहीं उसे ऐसा कौन सा रोग लग गया जिसने उसकी जान लेकर ही छोड़ा। कोमल की छोटी बहन और उसके बूढ़े पापा का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग कोमल के बाप को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कोमल का बाप बेकसूर है, क्योंकि कोमल ने मुझे बताया था कि उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर कोमल के पापा उसे परेशान करते होते तो वो मुझे अपने पापा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताती। लेकिन मोहल्ले वाले यही समझते थे कि जरूर दाल में कुछ काला है। कोमल की मौत के पीछे यही बुढ़ा जिम्मेदार है। यही सब सोचते हुए सारे मोहल्ले वाले उस बूढ़े बाबा के घर इकट्ठे हो गए और उससे पूछताछ करने लगे। मेरे पापा भी गए थे। मेरे पापा ने पूछा, तुम्हारी बेटी जवान थी, शादी के लायक थी, फिर तुमने उसकी शादी क्यों नहीं की। चारों तरफ से बूढ़े बाबा पर सवालों की बौछारें हो रही थीं। लेकिन वो बेचारा जारो कतार रो रहा था कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी को क्या हुआ था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। शादी के लिए वो खुद ही मना करती थी, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं की थी। जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी बेटी के लिए आते थे और वो उन्हें मना कर देती थी तो मैं अपनी बेटी का सारा गुस्सा रिश्ता लाने वालों पर निकाल देता था। क्योंकि मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब कोमल के पापा बार बार कहने लगे कि अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो सब मोहल्ले वालों ने तय किया कि पुलिस को खबर देनी चाहिए। और फिर पुलिस को खबर की गई। कोमल के पापा ने सब मोहल्ले वालों के हाथ जोड़े कि मेरी बेटी की मौत नेचुरल थी, उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं था। पुलिस आएगी तो मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होगा, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप लोग कहें तो मैं खुद पुलिस के पास जाने को तैयार हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं पुलिस में जाकर कह दूंगा। लेकिन मेरी बेटी को थाने कचहरी के चक्कर में मत घसीटो। अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। उसे चैन की मौत तो मर जाने दो। लेकिन मोहल्ले वालों ने कोमल के पापा को समझाया कि जब तक आपकी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। हो सकता है आप अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार ना हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और हो। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि कोमल की मौत कैसे हुई थी, जिससे कि आपकी बेटी को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन कोमल के पापा बार बार मना करते रहे। बार बार मना करने पर मोहल्ले वालों को और भी ज़्यादा शक हो गया था कि हो ना हो कोमल की मौत का जिम्मेदार खुद उसका बाप है। खैर, कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, भगवान ही जाने। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद कोमल के पिता बहुत ही शांत थे। अब उनके आंसू थम चुके थे। पुलिस वालों ने कोमल के पिता को बेकसूर ठहराकर उसे छोड़ दिया था। कोमल के पिता ने बहुत ही शांति में अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जो कोमल के पिता इतने शांत थे और अब वो अपनी बेटी का मातम भी नहीं मना रहे थे। पुलिस वालों ने भी उसे निर्दोष साबित कर दिया था। लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। मैं जानना चाहती थी कि कोमल की मौत कैसे हुई थी। मेरा दिल कहता था कि खुद जाकर कोमल के पापा से पूछ कर आऊं, लेकिन मेरी मम्मी ने सख्ती से मना कर दिया था उधर जाने के लिए, इसलिए मन मार कर बैठी रही।
कि अचानक ही कोमल के पापा से बात करने का मुझे बहाना मिल गया। कोमल के द्वारा दी गई मुझे वो काले रंग की डायरी याद हो आई, जिसके लिए कोमल ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी मेरे पापा को दे देना। मैंने जल्दी से वो डायरी ली और कोमल के घर की तरफ चल दी। एक पल को ख्याल आया कि क्यों ना ये डायरी खोल कर पढ़ लूँ, जरूर इसमें कोमल की मौत का राज छुपा होगा। लेकिन फिर सोचा, ये कोमल की अमानत है और मुझे उसके पापा को दे देना चाहिए। मैं जैसे ही कोमल के घर के पास पहुंची तो वहां गेट पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कोमल के पापा तो यहाँ पर किराए पर रहते थे, अपना सामान लेकर वो यहाँ से चले गए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक बहुत ही पॉश एरिया है, वहीं पर उन्होंने अपना मकान ले लिया है और खुद का कारोबार शुरू कर लिया है। अपनी छोटी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करा दिया है। मुझे सुनकर हैरत का झटका लगा था। जो लोग कल तक इतने गरीब थे कि उन्होंने इस गरीब मोहल्ले में किराए पर मकान लिया, आज वो बेटी के मरने के बाद इतने अमीर कैसे हो गए। मैं अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि डायरी खोलकर पढ़ लूं या ना पढ़ूं। वो काले रंग की डायरी मेरे सामने पड़ी हुई थी और फिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मुझे ये डायरी खोलकर पढ़ लेना चाहिए। जब कोमल के पापा मुझे कभी मिलेंगे तो ये डायरी मैं उन्हें वापस कर दूंगी। और फिर जैसे ही मैंने डायरी पढ़ना शुरू की, वैसे वैसे मेरे होश उड़ते चले गए थे। डायरी में बहुत ही अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थीं। डायरी में लिखा हुआ था, पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। जो पाप मुझसे हुआ है उसके बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। पापा, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, कमी तो मेरे अंदर थी जो आपकी परवरिश को दागदार बना दिया। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, लेकिन मैं ही रास्ते से भटक गई थी। कॉलेज में मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, उसका नाम हरीश था। हरीश बहुत ही अमीर था, पूरे कॉलेज की जान था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, लेकिन वो मेरे पीछे आया था और मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला और पैसे की चमक ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे लगा कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, मैं उसके बड़े से बंगले में रानी बन के रहूँगी। लेकिन वो तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मुझसे अपनी हवस शांत करना चाहता था। मैं हरीश को अपना मसीहा समझती थी, लेकिन वो तो मसीहा नहीं बल्कि इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया था। मुझे अपने बड़े से बंगले में ये कहकर ले गया था कि शादी से पहले अपने घर को देख लो, जिस घर में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। मैं भी खुशी खुशी उसके पीछे चली गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ वो मुझे अपना बंगला दिखाने नहीं, मुझे वहाँ की रानी बनाने नहीं, बल्कि वो मेरी इज्जत रौंदने के लिए लेकर गया था। जिस समय मैं उसके बंगले पर पहुंची थी, पूरा बंगला सुनसान था। वो भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। मेरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और जब वो अपने इरादों में कामयाब हो गया तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। शर्ट के बटन लगाते हुए वो बोला था, पूरा कॉलेज तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं इस फूल का रस चूस कर रहूँगा, और आज मैंने वो कर दिखाया है। फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ एक हीरे की चैन फेंकी थी, ये कहकर कि ये तुम्हारी कीमत है, तुम चाहो तो आगे भी मुझे खुश कर सकती हो, मैं ऐसे ही कीमती उपहार तुम्हें भेंट करता रहूँगा। मैंने सुन रखा था कि हीरा चाटने से मौत हो जाती है। मैं अपनी किस्मत पर खून के आंसू रो रही थी। जब मेरे पास मेरी अपनी इज्जत ही नहीं बची थी तो फिर जीने का क्या मतलब था। मैंने वो हीरे की चैन पूरी की पूरी निगल ली। वो मेरे हलक के नीचे से कैसे उतरी मैं नहीं जानती थी। उस समय मुझे कुछ होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद हरीश ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था, लेकिन हरीश के बंगले पर बीते वो कुछ पल मेरी जिंदगी में बोझ बनकर रह गए थे। मैं उन पलों को भूल नहीं पा रही थी। मेरे पेट में अब दर्द रहने लगा था, लेकिन मैं ये दर्द, ये तकलीफ अकेले ही झेलती रही। मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। पापा मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते, लेकिन मैं डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताती थी। मैं धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही थी, लेकिन पापा के सामने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती। पापा चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन मैं शादी करके अब किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरे पेट में हीरे की एक चैन है, उस चैन को बेचकर छोटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना, और मेरी ये कहानी मेरी छोटी बहन को ज़रूर सुनाना, जिससे कि मेरी तरह ज़िंदगी में वो कोई गलत फैसला न ले।
पापा, जीते जी मैं ये बात बताकर आपके सामने सर उठाकर कैसे रहती, लेकिन मरने के बाद मैं आपको अपनी हकीकत बता रही हूँ। मेरे प्यारे पापा, मुझे माफ़ कर देना। अब तो आपकी बेटी मर गई है। जीते जी शायद आप मुझको माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन मरने के बाद तो माफ़ कर ही सकते हैं। आपकी प्यारी बेटी कोमल। कोमल की ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकले थे। बाप बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देता। बेटी की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन बेटी अपने बाप की इज्जत को चंद लम्हों में ही रौंद डालती है। किसी की मीठी बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर वो अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती। ऐसी बेटियों से बदकिस्मत बेटी और कौन होगी। जो भी बेटियां मेरी ये कहानी सुन रही हैं, इस कहानी से शिक्षा जरूर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मुझे ये डायरी कोमल के पापा को दे देनी चाहिए। अगर ये डायरी कोमल के पापा पढ़ते हैं तो जीते जी मर जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ही मान था। वो मान कुछ ही पलों में टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं डायरी कोमल के पापा को देनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।